सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जिस मुद्दे पे आप लोगों से बात करने के लिए तत्पर हुआ हूँ वह है हमारे ठियोग का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और शासन और प्रशासन को भी लज्जित करने वाला जल शक्ति विभाग का तथाकथित घोटाला। मैं इससे पहले कि उसके बारे में कुछ कहूँ उचित नहीं समझता, क्योंकि ये अभी अन्वेषणाधीन है और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे जो कुछ निकल कर आएगा वह तो निकलना ही है, क्योंकि आदमी झूठ बोल सकता है, उसके कृत्य नहीं। अगर जेई ने, एसडीओ ने या फिर एक्शन साहब ने रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन किया होगा तो वो रिकॉर्ड तो बोलेगा ही। जिस तरह के दावे आए हैं विभागीय जांच में, उसे तो मैं तत्काल ही नकारता हूँ, क्योंकि लीपापोती करने का तो एक प्रचलन है। अपनी नाक पर मक्खी कोई नहीं बैठने देता है। लेकिन मैं जो आज आप लोगों से कहने के लिए मुखातिब हुआ हूँ वो मुझे वर्तमान सरकार में जो पिछली सरकार से चुनकर आए हैं, चाहे वो पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, उनसे उनका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूँगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में शिमला पीटर हॉफ में एक आयोजन किया गया था जिसमें देश के जाने माने जो जल संरक्षण के पुरोधा हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, उनको बुलाया गया था और उनसे 68 के 68 विधायकों और मंत्रियों ने उस समय के वार्तालाप किया था। मैं नहीं जानता कि उसमें कोई अधिकारी भी होगा, क्योंकि अधिकारी का होना मतलब है कि बात को लीक हो जाना। अच्छे प्रशासक नहीं है, अच्छे शासक नहीं है ये लोग जो हैं। हमारे एक पहाड़ी में कहावत है, चूंजड़िया चूना पूंजड़िया बूना, यानी इस तरह की वो करते हैं कि चोंच से ये चुनते हैं और अपनी पूंछ से बुनते हैं। मतलब ये है कि जिससे जो सीखा, जिसने जो बताया, उससे ये अपने हित साधन के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए शायद है कि ये अधिकारियों को बहुत नज़दीक, और वो भी उनको जिनमें कुछ थोड़ा बौद्धिक क्षमता हो, तकनीकी ज्ञान हो और जिनकी जेब और पेट की तरफ ध्यान ना हो। हालांकि ऐसी नफरी अब मैं ये देखता हूँ कि विभाग में, सभी विभागों में कम होती जा रही है। मैं नहीं जानता कि क्यों। लेकिन मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के बारे में जो कुछ जानता हूँ वो इतना ही है कि वो बागपत ज़िले के गांव में पैदा हुए और उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, विशेषकर जल संरक्षण के बारे में बहुत काम किया है। और राजस्थान में विलुप्त हुई सरस्वती नदी को के पानी को भी उन्होंने, कहते हैं, खोज निकाला है। और ऐसे क्षेत्र में वहाँ पर उन्होंने हरियाली पैदा की है जो शायद
दर्शनीय भी है और विचारणीय भी है। वो ठीक वैसे ही एक जल पुरुष हैं, वाटरमैन है। सही कहा है, विदेशों ने भी वाटरमैन की संज्ञा दी है और हम लोगों ने भी यहाँ हिंदुस्तान में जल पुरुष कहा है उन्हें। लेकिन क्या इस जल पुरुष की दिशा दिखाई हुई को हम लोग मान रहे हैं? हमारे तो जो पुरानी जल संसाधन की बावड़ियाँ हैं या नाले हैं या और चीज़ें हैं, वो सूखते जा रहे हैं और लुप्त प्राय हो गए हैं। अब जिस हिमालय से जल की धाराएं निरंतर बहती थी, हम लोग भी उसी क्षेत्र में आते थे और रादर आते हैं, लेकिन ये भौतिकवाद ने और अंधाधुंध पर्यावरण के क्षरण ने, रक्षण ने नहीं, हमें इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। अक्सर मैं बात करता हूँ मेरे अपने गांव के नज़दीक, जो हमारा ओरिजिनल है गांव और जो जहां हम अब रह रहे हैं, उसके बीच में 3 नाले थे, जिनमें यानी मई जून में भी पानी बरसता रहता था और हम लोग पीने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। आज वो नाले बिल्कुल, एक नाला जो है उसमें अभी बचा है, बाकी 2 सूख चुके हैं। इसको मैं क्या हमारी जो विकासवाद की भेंट में चढ़े कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि सड़कें बनी तब हमने ध्यान नहीं दिया और उसके पश्चात जो जंगल है, जो संरक्षण क्षेत्र है, जल संरक्षण क्षेत्र है, उसका पूरी तरह से हमने बचाव नहीं किया। जबकि मैं अक्सर याद करता हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन लोगों का जो रवैया जंगल के प्रति था, हालांकि वो भी अपना पत्तियाँ, लकड़ी, बालन और अन्य चीज़ों के लिए जंगल पर निर्भर थे, हमसे ज़्यादा निर्भर थे। लेकिन आज जो हम लोग निर्भर हुए हैं, आज हम लोग बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बनाने के लिए निर्भर हुए हैं और जिसमें हम भरपूर लकड़ी का यूज़ करने में उद्यत हैं। तो कहाँ हमें ये जो प्रकृति है, कहाँ वरदान देगी? मेरा मतलब है कि एक तो हमने पानी को बिल्कुल ही विलुप्त प्राय बना दिया है और उसके ऊपर देखिए आप कि हमने सबसे ज़्यादा जो है लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, चाहे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, उसकी ओर ध्यान दिया है। अरे भाई, क्यों नहीं जो जल संरक्षण क्षेत्र है वो बनाए जाते हैं? हाँ, कुछ शायद फॉरेस्ट वाले भी चेक डैमिंग करते हैं, लेकिन वो कच्चे पत्थरों की चेक डैमिंग है, अभी बनती नहीं है, ना उसमें पानी संग्रहण होता है कि वो ढह जाते हैं। खैर भला, जो तो पंचायत कोई चीज़ बनाती है वो तो सुभान अल्लाह है, उसका तो मैं मतलब बड़े अब देख रहा हूँ जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ कि किस तरह की कार्यशैली हमारी पंचायतों की है। बहुत कम पंचायतें हैं, जैसे कि थानाधार पंचायत हमारी, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब पुरस्कृत हुई है, वो तो उस समय भी थी क्योंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं और एरिया भी कम्पैक्ट है, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले हैं, लेकिन बाकी जगह शायद उस तरह की सोच और उस तरह का व्यवहार नहीं है। तो हमारा जो दायित्व है, इवन सरकारों का भी दायित्व है, वो चाहे वर्तमान सुक्खू जी हों, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी हों, इन लोगों को तो चाहिए
कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के दिए जो प्रवचन ने दिया या उन्होंने जो मार्गदर्शन किया होगा उनको ज़मीन पे कहाँ उतारा गया है। ठियोग का एग्जाम्पल दूं तो जिस नदी से, नदी तो नहीं कहा जा सकता, जिस नाले से अब लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमें चली हुई हैं, बड़ी भारी हैं। सारा गंदा पानी जब चाहे वो खेतों से रासायनिक पदार्थों को रिस कर ले जाता हो या चाहे अन्य तरीक़ों से कंटेमिनेट हुआ हो यानी दूषित हुआ हो, वो पहुंचता है आपका छैला, इधर गुम्मा, ये जो नीचे अपना गिरिपुल वगैरह है, यही आता है। तो इस पे ही इतनी लिफ्ट इरिगेशन या वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं कि आप मत पूछिए। एक तो अक्सर मैंने ये देखा है कि सिंचाई विभाग के या जन स्वास्थ्य विभाग, जिसे अब जल शक्ति विभाग कहा जा सकता है, उनकी मशीनें अक्सर ख़राब रहती हैं, क्योंकि वो भी ऐसा है कि दादा ले और को पोता बरते, ऐसी नहीं है। अब तो मशीनें ख़राब और उल्टा जो दोषारोपण है वो बिजली वालों पे डाला जाता है कि इनकी वोल्टेज नहीं पहुंचती है। अरे भाई, जिस दिन आपकी स्कीमें इनॉग्रेट होती हैं, चलती हैं, तब कैसे वोल्टेज होती है जो अब नहीं पहुंचती है? इसका मतलब है कुव्वत दोषा। बिजली वालों की बिजली तो जो अगर 420 वोल्ट उस समय भी पहुंचती होगी तो आज भी शायद 400 वोल्ट तो पहुंचती होगी। अगर मैं 20 वोल्ट की बात करूं कि हो सकता है कि कहीं लॉसेस रहते हों, पर बहुत होता है। तो ये जो हमारी जो नियति और नीयत है, ये भी ऐसे घोटालों को करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें सरकारों को भी मैं दोषारोपित करता हूँ। मैं पहले से ही इस चीज़ का हिमायती नहीं रहा हूँ कि इस तरह की स्कीमें बनाई जाएं। आप ग्रेविटी स्कीम्स को प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हैं? कैचमेंट एरिया डेवलप करें। जितना पैसा इन स्कीमों में लगाया जाता है, जो नाले हैं हमारे कैचमेंट एरियाज़ में, उन्हें पक्का करके चेक डैम ऐसे बनाए जाएं जो कि आगे भी रिजुवनेट करें एरिया को, पानी को, रिसोर्सेज को रिजुवनेट करें। ये पक्के बनने चाहिए, क्वालिटी उसमें कंस्ट्रक्शन की रहनी चाहिए, तब जाके कहीं हम लोग शायद है कि अपनी धरा को प्यास से भी बचाएंगे। और ये जो हम टकटकी लगाए आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि अब बरसे तब बरसे, और फिर उसके बाद एक और शिगुफा छोड़ते हैं कि जी हमें वर्षा जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। अरे, वर्षा जब होगी नहीं तो जल संरक्षण का क्या संसाधन करेंगे? मेरा सभी से अनुरोध है कि इस बारे में सोचिए, विशेषकर जो त्राही त्राही वाले क्षेत्र हमारे ठियोग के हैं, या उसमें हम लोग भी शामिल हैं। मैं भी देखता हूँ, हम लोग भी हैं, हमें भी शायद जल शक्ति विभाग से शिकायतें हैं, लेकिन चलिए, हमारा तो वो हाल है जो है। लेकिन ठियोग जैसे उभरते हुए कस्बे को किस तरीके से लूटा जा रहा है उसके विकास के नाम पर, ये एक दयनीय बात है। तो इसके लिए जो स्थानीय पंचायतें हैं, जो स्थानीय नौजवान इस मुहिम में जुड़े हैं कि इस घोटाले को उजागर किया है जिन्होंने, या वो ठेकेदार साधुवाद का पात्र है मेरी तरफ से, जिसने सबसे पहले ये बात को उजागर किया था, तो उन्हीं लोगों को आगे भी आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सरकारों से या उनके द्वारा, उनके ठेकेदारों से जो
हम अपेक्षाएं रखते हैं कि ये हमें कुछ करके देंगे, वो शायद नहीं बैठेगी। हम लोगों को अपने आप में ही संगठित होना पड़ेगा। अपने रिसोर्सेज को रिचार्ज कीजिए। अपने खास करके जो जल संग्रहण क्षेत्र हैं उन्हें विकसित कीजिए। और उसके साथ ही हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो हमारी पुरानी बावड़ियाँ हैं या कहीं पानी आता है उसमें कभी भी भूल कर भी जो है सीमेंट का प्रयोग ना करें। मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है कि सीमेंट और पानी नहीं, ये नहीं चलता है। पहले हम देखते थे कि जहाँ भी थोड़ा सा पानी निकलता था उसे लकड़ी का एक वो नलका सा लगा के उसको सिर्फ मिट्टी से थोड़ा सा पत्थरों से जो है वो किया जाता था, क्या शीतल जल मिलता था। वो टेक्निक अच्छी थी, बजाय इसके कि अब टैंक बनेगी। चलिए भंडारण टैंक का तो अब एक वो तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेरा जो जल संरक्षण के बारे में है, जो गांव की हमारी बावड़ियाँ हैं पुरानी, उन्हें हमें पुरानी तरीके से ही रिजुवनेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अन्यथा हम रोएंगे। कल आज ये 10 लोग आए हैं, कल को 20 लोग आएंगे, क्योंकि जिसकी पूंछ लंबी होती है उसकी छलांग लंबी होती है। और मैं क्या, सब जानते हैं कि उन्हें लंगूर कहा जा सकता है। उनके मुंह तो काले होते हैं लेकिन पूंछ लंबी होती है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ ही गए होंगे। मैं दोषारोपण तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन आउटकम ये देखना है कि जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हेडेड बाय एएसपी नरवेज जी, वो अपनी क्या रिपोर्ट देती हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा। और ये आप पर निर्भर करेगा कि अब तिल का ताड़ ना बनाते हुए हम अपनी सहायता के लिए स्वयं आगे आएं और ये रास्ता दिखाएं कि नहीं, हम लोगों में बेशक अगर आपको सरकार से मदद मिलती है तो गांव वाले और उस जल संग्रहण क्षेत्र वाले जो हैं वो अपने सामने मतलब गुणवत्ता के आधार पर जो भी कुछ बना पाएं उसे गुणवत्ता का जो है एक जीता जागता प्रमाण बनाएं। आप उसके रिज़ल्ट, उसके परिणाम आप स्वयं देखेंगे। नहीं तो हम आज भी रोएंगे, कल भी रोएंगे, और कब तक ये भ्रष्टाचार का जो दानव है ये तो रक्त बीज हो गया हुआ है। इसके लिए हमें खांडा और खप्पर इसी तरीके का लेना पड़ेगा कि सब अपने हाथ में लेकर हम स्वयं करेंगे। क्योंकि पंचायत प्रधान को भी मैं दोषारोपी करार देता हूँ। इनका भी यही काम है कि फर्जी बिल बनते हैं और जो भी कुछ है उसमें पता नहीं किस तरह की ये एंट्रीज लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए बहुत सराहनीय कार्य सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है कि जो ये बीपीएल परिवारों को की जो चयन है वो पंचायतों के ऊपर आधारित ना कर बीडीओ और एसडीएम के फिज़िकल वेरिफिकेशन पे वो रखा गया है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि ऐसे ऐसे लोगों को बीपीएल में रखा गया है जो गाड़ियों के भी मालिक हैं, बाड़ियों के भी मालिक हैं, बच्चों के भी, जिनके बच्चे अच्छे हैं, तो और जो बेचारा गरीब है जिनकी पहुंच नहीं है वो तो बिल्कुल गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो दानव है, इसके लिए ये जो रक्त बीज है, इसके लिए खांडा और खप्पर हमारी जो मानसिकता है वही काम करेगी। और इसके लिए ये भूंडा जो है करना पड़ेगा, ताकि बेशक इसे लोग नरबलि ही कहें, लेकिन ये सांकेतिक नरबलि देनी होगी कि ये ऐसे
रक्त बीज को, उनकी जो खून की बूंदें हैं वो ज़मीन पे अब दोबारा ना पड़ें, और हमारे आने वाले भविष्य को तो ना सही, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम लोग सुरक्षित करके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जनता।